Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 10, mechanical properties of fluid. Capillary tube and capillarity. कैपिलरी ट्यूब जो है वो नॉर्मली ग्लास की बहुत ही फाइन बोर की एक ट्यूब है जो दोनों किनारों से ओपन है और उसमें एयर भरी हुई है। मतलब वैसे रियल कैपिलरी ट्यूब इतनी छोटी होती है जो हम अपनी आंखों से प्रॉपरली देख नहीं सकते। ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। जैसा आपने बताया कि ट्यूब है जिसका बोर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ट्यूब का जो डायमीटर है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही फाइन है, ऐसी ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास हुज बोथ एंड्स आर ओपन, यानी अगर हम ग्लास की एक कैपिलरी ट्यूब देखें जो मार्केट में अवेलेबल है, उस ट्यूब के दोनों किनारे ओपन होते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जो बोर है वो बहुत ही फाइन होता है और उस ट्यूब के अंदर एयर फिल होती है। इज डिप्ड इन वाटर, then it is found that water rise is capillary tube up to certain height। अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब को नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर में डिप्ट करें तो उस ट्यूब के अंदर वाटर का सरफेस राइज होगा नॉर्मल सरफेस से, यानी उस ट्यूब में वाटर एक सर्टेन हाइट तक राइज होता है। Rise of water will be more if radius of the capillary tube is less। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जितनी छोटी होगी उस ट्यूब में वाटर का जो राइज लेवल है वो उतना ही हायर होगा। जैसा हमने बताया कि रियल में कैपिलरी ट्यूब इतनी स्मॉल होती है, उसकी जो बोर है वो इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी आंखों से प्रॉपरली उसे देख नहीं सकते। जैसे यहां लिखा है R1H1 इज इक्वल टू R2H2। हियर H1H2 राइज हाइट इन कैपिलरी ट्यूब और R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 देन H1 इज लेस देन H2, यानी रेडियस अगर हायर है तो हाइट कम जो है राइज होगा लिक्विड। तो जब कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती तो उसकी रेडियस कम होने की वजह से उसमें जो वाटर राइज होगा वो हायर हाइट तक होगा। इफ ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन मरकरी देन लेवल ऑफ मरकरी इन कैपिलरी ट्यूब falls below its level in container। अगर इसी कैपिलरी ट्यूब को वाटर की जगह मरकरी में डिप्ट किया जाए तो जब कैपिलरी ट्यूब मरकरी में डिप्ट होती है तो कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का जो लेवल है वो फॉल होगा, मतलब फॉल होगा कंपैरिजन टू द लेवल ऑफ द मरकरी इन कंटेनर, यानी कंटेनर में जो मरकरी का लेवल है उससे डाउन होगा कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का लेवल। जैसे यहां डायग्राम बना हुआ है कि हमने एक कंटेनर है, जैसे ये बीकर है, सपोज ये ग्लास का है, यहां लिख रखा है बीकर की जो मटेरियल है वो ग्लास है, इसमें हमने प्योर वाटर, नॉर्मल जो वाटर है वो भर दिया। अब इसमें एक कैपिलरी ट्यूब हमने डिप्ट की तो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का सरफेस है वो राइज होगा, कुछ हाइट तक वो लिक्विड ऊपर जाएगा। दूसरा, यहां पर जो कर्व सरफेस होगा वो इस तरह होगा, जैसा कि हमने बताया कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कैपिलरी ट्यूब भी ग्लास की है, कंटेनर भी ग्लास का है,
तो गिलास के कांटेक्ट में आने वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर बोथ फोर्सेस वर्क करेगा, कोएसिव और एडहेसिव। लेकिन यहां पर जो है वो एडहेसिव फोर्स हायर है, इसलिए इस तरह कर्व बनेगा। अब हमने यही जो कैपिलरी ट्यूब है, जो हमारी जो है क्या नाम है, ये हमने कैपिलरी ट्यूब शो कर रखी है जो गिलास की है, और ये कंटेनर भी गिलास का है, लेकिन यहाँ वाटर की जगह मरकरी फिल की गई है। अब हमने इसमें जब कैपिलरी ट्यूब डिप्ड की, तो कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का जो लेवल है वो बिलो होगा कंपैरिजन टू द लेवल ऑफ मरकरी इन कंटेनर। तो यहां पर एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि यहां पर जो कर्व होगा वो अपोजिट होगा, जो वाटर का कर्व सरफेस था फ्री सरफेस का उससे अपोजिट होगा। रीजन ये है कि यहां पर जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स गिलास के सरफेस के कांटेक्ट में हैं, उन मॉलिक्यूल्स पर भी बोथ फोर्सेस कोएसिव और एडहेसिव वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर कोएसिव फोर्स हायर है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के, वो मरकरी के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, तो कर्व इस तरह बनेगा। तो हमने यहां पर ये देखा कि जब हमने कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप्ड किया और जब हमने कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डिप्ड किया, तो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का सरफेस है वो वाटर में डिप्ड करने पर राइज होता है और मरकरी में डिप्ड करने पर फॉल होता है। तो द फिनोमिनॉन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। यानी कैपिलरी ट्यूब की ये जो फिनोमिनॉन है लिक्विड को राइज और फॉल करने की, इसी को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। यहां पर मैंने समझाया है कि अगर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा हो, लिक्विड राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब, उस समय कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का सरफेस है वो राइज होगा, यानी कुछ हाइट तक ऊपर उठेगा। लेकिन अगर यही एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से हायर हो, तो लिक्विड फॉल्स डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब, उस समय लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में फॉल डाउन होगा। तो जैसे हमने वाटर लिया था तब कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो है राइज हुआ था, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट गिलास के साथ 8 और 9 डिग्री है, तो वो लेस देन 90 है, इसलिए कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज होता है। जबकि हमने मरकरी में जब कैपिलरी ट्यूब को डाला तो उसमें जो लिक्विड है वो फॉल डाउन हुआ, क्योंकि जो मरकरी का गिलास के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है 135 डिग्री, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी। Number 1, in a kerosene lamp, the kerosene rise in the long narrow spaces between the threads of a wick because they act as fine capillaries. जो हमारा केरोसिन लैंप होता है और उसमें जो केरोसिन के लिए एक कॉटन के कपड़े की जो बत्ती पड़ी होती है उसमें मोर कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, और वो जो हमारी कॉटन के कपड़े का जो बत्ती है जब वो केरोसिन में डिप्ड होती है तो उसमें बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से केरोसिन राइज होता है और वो केरोसिन लैंप जो है वो जलती रहती है। Number 2, in candle also the melted wax rise by threads of wick which acts as capillaries. कैंडल में भी यही प्रोसेस फॉलो होती है। कैंडल में जो थ्रेड होता है उसमें भी मोर कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही हम कैंडल को जलाते हैं तो जलते ही हल्का सा वो जो थ्रेड है वो जलता है
और जैसे ही कैंडल में जो वैक्स है जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो वो लिक्विड वैक्स जो है वो थ्रेड की मोर कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से ऊपर राइज होती है और कैंडल जलती रहती है। नंबर 3, कॉफी पाउडर इज क्विकली dissolve in water. This is also due to capillarity action between the fine particles of coffee. कॉफी पाउडर जो है वो वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, क्विकली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉफी पाउडर का जो ईच मॉलिक्यूल्स है उसमें कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही कॉफी पाउडर हम जो है उस वाटर में जब हम उसे डालते हैं तो कॉफी पाउडर ऊपर से भी वाटर के कांटेक्ट में आता है और कॉफी पाउडर के ईच मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से वो वाटर लिक्विड जो है उसके अंदर से भी वाटर के वो कांटेक्ट में आता है। तो कॉफी पाउडर बोथ टाइप से वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो क्विकली जो है डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, प्लगिंग ऑफ फील्ड्स इन डन टू प्रेजर्व द मॉइस्चर इन द सॉइल बाय प्लगिंग द फाइन कैपिलरीज in the soil are broken. Therefore, water from within the soil does not rise and evaporate off. तो अब यहां पर क्या है कि जो हमारा कोई फील्ड है उस फील्ड में जब बारिश की वजह से वो गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। अब वो जो फार्मर होते हैं वो उसको जो है प्लगिंग कर देते हैं, उस पर हल चला देते हैं और मिट्टी को खोद देते हैं। उसका रीजन ये है कि बारिश होने से उस मिट्टी में मोर कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। अगर फार्मर उस पर हल चला करके सॉइल की खुदाई नहीं करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से जो फील्ड में अंदर वाटर गया हुआ है वो कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से ऊपर आएगा और बांस बन के उड़ जाएगा और उस फील्ड की, उस खेत का जो मॉइस्चर है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। तो फार्मर चाहते हैं कि उसके फील्ड में मोर टाइम मॉइस्चर हो तो वो उस पर हल चला करके उसकी कैपिलरी ट्यूब को क्विकली जो है वो ब्रेक कर देते हैं। ठीक इसी तरह हम टॉवल का यूज करते हैं तो टॉवल में भी मोर कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है और जब हम उस टॉवल को अपनी बॉडी पर टच कराते हैं तो बॉडी पर प्रेजेंट वाटर का ईच मॉलिक्यूल्स टॉवल के जो कैपिलरी ट्यूब है उनमें वो राइज होता है और हमारी जो बॉडी है उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम कहें कि वाटर प्रूफ क्लॉथ, तो वाटर प्रूफ जो क्लॉथ होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब अब्सेंट होती हैं, इस वजह से वाटर जो है वो उस पर जो है राइज नहीं होता है। अगर हम किसी भी नॉर्मल क्लॉथ पर वैक्स को रब कर दें तो उसमें प्रेजेंट जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें वैक्स फिल हो जाती है और कैपिलरी ट्यूब के माउथ, मुंह जो है वो बंद हो जाते हैं और वो क्लॉथ हमारा एक तरीके से वाटर प्रूफ क्लॉथ की तरह से वो वर्क करने लगता है। अगर हम इसी तरीके से बात करें कि जो हम पेन है उससे जब हम लिखते हैं तो जो इंक का पेन होता है अगर हम उससे जो है न्यूज़पेपर पर कुछ लिखें तो हमारी जो लिखावट है वो जो इंक है वो फैल जाती है। रीजन ये है कि जो न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो रफ पेपर होता है
और उसमें बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं और उस कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से वो लिक्विड उसमें जाता है और वो राइज होने की वजह से फैल जाता है। इस तरह से हम कैपिलरिटी और कैपिलरी ट्यूब के मोर एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइज वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में वाटर किस तरह से राइज होता है, क्यों होता है और कितना राइज होने के बाद वो राइज होना बंद हो जाता है। तो हमने यहां पर एक गिलास का कंटेनर लिया, यहां लिखा हुआ है ये कंटेनर गिलास मटेरियल का है जिसमें हमने प्योर वाटर फिल किया हुआ है और इसमें जो है एक गिलास की कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट है। तो जब कैपिलरी ट्यूब हम वाटर में डिप्ड करते हैं तो वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो वाटर कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा और सपोज कीजिए वो h हाइट तक राइज होता है। अब यहां पर जो है वो एडहेसिव फोर्स हायर है कंपैरिजन टू कोएसिव फोर्स के, तो यहां पर इस तरह से कर्व बनेगा। अब हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, तो जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड जो कांटेक्ट में होगा वो लेंथ होगी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। तो T इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 पाई आर, तो F इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी। तो ये हमारा फोर्स वर्क करेगा, ये यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट है। इस फोर्स को जब हम कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर ये जो हमारा एक कंपोनेंट है बेस के साथ है वो 2 पाई आर टी कॉस थीटा होगा। ये 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा W वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब। सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू W। हियर जो वेट W है इज इक्वल टू mg, सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अब जो मास हमारा इस कैपिलरी ट्यूब में एक्सिस हाइट तक राइज हुआ है वो मास है। अब मास कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब हम यहां पर निकालेंगे तो सबसे पहले हमने ये पार्ट देखा और ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो जो वॉल्यूम हमारा होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब हमें ये जो कोनों में गया है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो हमने एक दूसरा सिलेंडर लिया जिसकी हाइट रेडियस के इक्वल है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम लेस करेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब एच भी जो है वो रेडियस के इक्वली है, तो पाई आर क्यूब माइनस हेमीस्फीयर का होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब और यहां पर आ जाएगा रो इंटू जी। 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो h प्लस r/3। हेयर r जो है वो वेरी वेरी लेस देन h, सो r/3 अप्रोक्सीमेटली 0। तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, सिंगल r कैंसिल, तो 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू r, और इधर यहां पर जब ये कॉमन लिए और रो जी, तो रो जी तो आर एच रो जी। सो टी सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आर एच रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा, और R इज इक्वल टू 2t
cos थीटा डिवाइडेड बाई, अगर हम यहां से r निकालें तो h रो g, here r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट, सो आर एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करें h और रेडियस के साथ, तो वो एक कर्व आएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो हाइट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, x और y एक्सिस।